मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। क्रिएटिविटी के साथ साथ इमोशंस भी गायब हो रहे हैं। हर फैसले होते नहीं चवन्नी उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रख देते थे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है। जो रिश्तों को जोड़ने वाले तंतु थे, मोबाइल उनको नष्ट कर रहा है। कि अगर पत्नी कह रही हैं कि ताजमहल चंडीगढ़ में है, तो इतिहास और भूगोल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हमने इस स्पेशल पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लखनऊ मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। और इससे भी बड़ी उनकी पहचान ये है कि वो लेखक भी हैं। काम से तो वो अफसर हैं, बट मिजाज से लेखक हैं। और शिक्षा से ही जुड़े तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आए दिन स्कूल से लौटने के बाद से लेके और सोने तक बच्चों पर निगरानी उनके पेरेंट्स की इसी बात की रहती है कि कौन कितनी देर मोबाइल देख रहा है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और तो और अब तो यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया देखते देखते बच्चे एआई की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला हमारे इंटरव्यू के लिए। जी। सर, इस पे हालांकि बहुत बात हो चुकी है कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को कैसे दूर किया जाए। अक्सर इस पे कार्टून और मीम भी आते हैं कि पहले शाम को बच्चों को कान पकड़ के पार्क से घर लाना पड़ता था, अब उनको कान पकड़ के घर से पार्क पहुंचाने की जद्दोजहद। तो ये स्थिति इतनी कैसे बदल गई, और इसमें और क्या देख रहे हैं आप आगे भविष्य? देखिए, इस कंटेस्ट में हम लोग बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है और इसके भविष्य के परिणाम बड़े भयावह होंगे। उनकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जा रही है। जो सृजनात्मक प्रतिभा बच्चों के अंदर इस दौर में पुष्पित पल्लवित होती है, उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। क्रिएटिविटी के साथ साथ इमोशंस भी गायब हो रहे हैं और उसका दुष्परिणाम यह है कि शिक्षा व्यवस्था एक तरह से प्रभावित हो रही है। जो हमारा लक्ष्य है टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, मोबाइल के नाते उसको प्राप्त करने में बाधा आ रही है। जो समय बच्चे को प्रकृति के साथ, खेल के मैदान में और इस तरह के अन्य क्रियाकलापों में गुजारना चाहिए, वो सारा का सारा समय मोबाइल चुरा ले रहा है। और बच्चों का ही क्यों, हम आप नहीं महसूस करते हैं कि बिल्कुल। हमारे साथ मोबाइल के बिना जब हम अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने दैनंदिन कार्यों का निष्पादन करते थे, तो जो हमारे अंदर इमोशन रहते थे, हमारा तनाव मुक्त जो जीवन रहता था, वो अब नहीं रहा। बिल्कुल। आपने एक बहुत यशस्वी कवि उदय प्रताप सिंह जी की एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि हर फैसले होते नहीं चवन्नी उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रख देते थे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो इमोशंस थे, ये जो हमारी भावनाएं थी, जो रिश्तों को जोड़ने वाले तंतु थे, मोबाइल उनको नष्ट कर रहा है। बच्चों के संदर्भ में ये चिंता बड़ी जायज़ है, बड़ी प्रासंगिक है और हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय या जो पाठ्यचर्याएँ हो रही हैं, इस तरह के जो सेमिनार हो रहे हैं, उसमें हम लोग बड़ी शिद्दत से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाया जा सके, किस तरह से वो स्क्रीन के बजाय पुस्तकों पर केंद्रित हों। अभी आपने सुना होगा जी जी कि हमारे अपर मुख्य सचिव साहब ने अखबार की तरफ बच्चों को मोड़ने के लिए अनिवार्य किया है कि स्कूलों में अखबार पढ़ने पर जोर दिया जाए। पुस्तक प्रदर्शनियाँ, पुस्तक मेले कराए जा रहे हैं कि बच्चे पुस्तकों की तरफ कैसे आकृष्ट हों, कैसे बढ़ें। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक हमारे अपर मुख्य सचिव साहब ने एक नया कल्चर डेवलप किया है
कि अब बुके की जगह बुक भेंट की जा रही है। जी। हर समारोह में, हर कार्यक्रम में पुस्तकें भेंट की जा रही हैं कि मोबाइल से पुस्तक की ओर मोबाइल कैसे हम जाएं, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बच्चों पर ही इतना भार लाद दिया जाता है। जैसे मैं इसको 2-3 अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करता हूँ या समझता हूँ। मोबाइल हमारे जीवन में एक बिल्कुल अभिन्न अंग की तरह है। जैसे खाना पीना है, हैं। जी टेलीविज़न है और भी सारी चीज़ें हैं, उस तरीके से हमारे साथ वो परमानेंट रहता है 24 घंटे। जी बच्चे वही सीखते हैं सबसे ज़्यादा जो वो घरों में देखते हैं। जी तो पहली तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो गई। जी दूसरी एक चीज़, बच्चों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत शहरी जीवन में खासकर हो गई है। क्या हमारे पास उनके खेलने भर की, गांव में होते थे तो पतंग उड़ाते थे, बागीचे में चले जाते थे, पेड़ से लटकने का खेल खेलते थे, तालाब में कूद के खेल खेलते थे। बच्चों के पास विकल्प भी कहाँ बचे हैं? क्यों न वो मोबाइल में ही उनको जो भी समय स्पेंड करना हो, उनकी भी तो मजबूरी है। देखिए, ये सोच वाली बात है। शहरों में पार्क हैं और भी संसाधन हैं। गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस दिशा में मोड़ पा रहे हैं। कई घरों में हम लोग अब सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल पर मोबाइल पहले जमा कराया जा रहा है कि जी। खाने की प्लेट उसी के सामने रखी जाएगी जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आप सोचिए किस दिशा में जा रहे हैं। आप सोचें, हमारे घर के पास में पार्क है, लेकिन पार्क के पेड़ पौधे, पार्क के झूले बच्चों का इंतजार करते रहते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। पेरेंट्स क्या बदलाव करें अपने व्यवहार में डॉक्टर साहब? वो भी तो रात को बिस्तर में सोने जाते हैं तो घंटों। इसीलिए पहले हमने बात कही ना कि हम आप सब उसमें लिप्त हो गए। सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें अपने अंदर की क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो मोबाइल से पुस्तकों की तरफ आएं। अभिभावक अपने घर में इस तरह की कार्य संस्कृति डेवलप करें, इस तरह का वातावरण विकसित करें कि बच्चे मोबाइल के बजाय अन्य जो क्रियाकलाप हैं उसमें भाग करें। हम एक साथ नाश्ता करें, एक साथ खाना खाएं, बैठ करके हम दूसरी चर्चाएं करें। जो हमारा वातावरण है, ढेर सारी पहले नाना नानी, दादा दादी किस्से कहानियाँ सुनाते थे, क्या आज नहीं सुना सकते हम? बिल्कुल सुना सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ को महसूस करने की है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आने वाला वक्त कैसा होगा मोबाइल के दुष्प्रभाव से। तो जब इस विषय पर हम सोचने लगेंगे तो हो सकता है कि तमाम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है अपने बच्चों को इस, एक तरह से मैं एंटी सोशल मीडिया कहूँगा, उससे दूर रखने के लिए तमाम तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं। इस मामले में मैं आशावादी हूँ कि एक वक्त आएगा, लोग आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो इसमें एआई भी घुस गया है। अब तो बच्चे अपने प्रॉब्लम्स एआई से पूछ रहे हैं और वहाँ से जवाब लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रगल तो उनका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका स्ट्रगल ही ख़त्म हो गया है और एआई, हृदय विहीन एआई, हार्टलेस। मुझे एक वाकया याद आ गया। एआई पर ढेर सारे सेमिनार हो रहे हैं। कई सेमिनार में, कई परिचर्चाओं में मैंने खुद भाग लिया है। एआई कितना प्रभावी होने जा रहा है, कितना प्रभावशाली होने जा रहा है हमारे दैनिक जीवन में, हम सब महसूस कर रहे हैं जी। और प्रतिभाओं को हम कुंद कर रहे हैं। एआई से रेडीमेड मटेरियल हमें इतनी जल्दी मिल जा रहा है बिल्कुल कि हम उसी पर पूरी तरह से आश्रित हो रहे हैं। वो भी हमारी जो सृजनात्मक प्रतिभा है, जो क्रिएटिविटी है, पूरी तरह से उसको नष्ट कर दे रहा है। जी। जिस मटेरियल को तैयार करने के लिए हम ढेर सारी सामग्री पढ़ते और उससे हमारा ढेर सारा ज्ञान अर्जन होता, बिल्कुल वो हमें रेडीमेड मिल जा रहा है तो हम उस ज्ञान से वंचित हो जा रहे हैं जो उस मटेरियल को तैयार करने की प्रक्रिया में हमें प्राप्त होता। हाँ, उसको बिना किसी उसके यूज़ का लोग मान लेते हैं। जबकि मुझे इससे जुड़ा एक और मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि एडिसन ने जब फिलामेंट बनाया था तो जो टंगस्टन एलॉय उन्होंने बनाया था वो करीब 3000 मेटल टेस्ट करने के बाद टंगस्टन उन्हें मिला फिलामेंट बनाने के लिए। तो उनको कहा गया कि ये तो इतने दिनों की आपकी मेहनत बेकार चली गई। 3000 से पहले जितने आपने मेटल और एलॉय टेस्ट किए,
तो उन्होंने कहा बेकार कैसे चली गई। हमें ये पता चल गया कि 2999 तरीके के एलॉय उनसे हम फिलामेंट नहीं बना सकते। बिल्कुल आप उसी की बात कर रहे हैं कि उसके सब उसको निरर्थक मान लिया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल यही चीज़। और आपने एक बात और कही कि हृदय विहीन है एआई। हाँ, मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया। कुछ महीने पहले मुझे शरारत सूची और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ताजमहल कहाँ है। उसने जवाब दिया आगरा में। आगरा में। मैंने कहा कि मेरी पत्नी कहती हैं कि चंडीगढ़ में है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ताजमहल तो आगरा में ही है। तो मैंने कहा लेकिन मेरी पत्नी कह रही हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि चैट जीपीटी का अगला जवाब था कि अगर पत्नी कह रही हैं कि ताजमहल चंडीगढ़ में है तो इतिहास और भूगोल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चैट जीपीटी से, तो क्या मैं मान लूं कि ताजमहल चंडीगढ़ में ही है? हाँ, तो उसने कहा कि जहां मुलाकातें प्यारी हों, मुस्कान सच्ची हो, पत्नी राजी हो, तो ताजमहल वहीं होगा, चाहे वह चंडीगढ़ में ही क्यों ना हो। क्यों ना हो। अब आप जो कह रहे हैं कि एआई हृदय विहीन है, मैं कैसे मानूं कि लोग कहते हैं मशीनों का युग है, मशीनें भाव शून्य हैं, भावना शून्य हैं। नहीं, वो भावना शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब, इससे मैं ये भी समझ रहा हूँ कि पत्नियों का खौफ कहाँ कहाँ तक है। सिर्फ इंसान पे ही नहीं है, मशीनों पर भी है। खैर आगे बातचीत में बढ़ते हैं। कुछ यूपी बोर्ड में भी आप लंबे समय तक तैनात रहे और अभी हाल में रिजल्ट आया था, अभी बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो थोड़े उनसे भी जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें। ये यूपी बोर्ड में जो एक बदलाव हुआ करीब 2014-15 के आसपास से मुझे लग रहा है कि ये चेंज आना शुरू हुआ। उसके पहले तो यूपी बोर्ड में 60%, 70%, 75% इतने नंबर के बच्चे टॉप कर जाया करते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तब 70, 75%, 77% एक अच्छा मार्क्स होता था। यदि आपके नंबर इतने आए हैं तो मोहल्ले में लोग आपको देखते थे कि आपको यूपी में 75% इस लड़के को मिला है। अब 99% यूपी बोर्ड भी मार्क्स देने लगा। उस समय ये मैंने सुना था कि चूँकि बाकी बोर्ड्स भी इसी पैटर्न पे नंबर देते हैं और जब यूपी बोर्ड के लड़के किसी डायरेक्ट एडमिशन में जाते हैं तो वहाँ जो मेरिट पे एडमिशन होते हैं वहाँ उनको बहुत पीछे रह जाना चाहिए था। ये चेंज तो हम समझते हैं कि वहाँ मीट आउट करने के लिए, लेकिन आज के समय में तो कहीं भी मेरिट पे कोई एडमिशन नहीं होता है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इससे क्या हमें फ़ायदा हुआ है बच्चों को या नुकसान हुआ है? देखिए, मार्क्स जो होता है हाई स्कूल इंटर का, वो पूरे जीवन भर आपके जीवन से, आपके करियर से चिपका रहता है। ठीक बात। आपकी एक तरह से आपकी प्रतिभा को, आपकी योग्यता को मापने का एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है। और आपने कहा कि पहले 60% बहुत ऊपर माना जाता था, अब 99%, 90%, 95% नंबर लोग पा रहे हैं। देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं, कॉपी जांचने वाले, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक बात। कुछ एग्जामिनर इस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं कि उनको 60% से ज़्यादा नंबर देने में झिझक होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो 60% से शुरू ही करेंगे। मार्क्स उदार प्रवृत्ति होती है उनकी देने की। अब नुकसान तो जो 60% तक वाला है उसको नुकसान हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये पद्धति है, ये मॉडरेशन किया जाता है मार्क्स का। हाँ, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पहले होता था, यूपी बोर्ड में 2012 से शुरू हुआ। मॉडरेशन को थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या? मॉडरेशन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जहां बहुत टफ पेपर आया रहता है, एग्जामिनर की प्रवृत्ति से ही ये रिलेटेड नहीं है। एक पेपर के कई सेट होते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में एक पेपर के कई प्रारूप होते हैं, कई तरह के पेपर होते हैं। आपको जो पेपर गाजीपुर में मिलेगा वो अलीगढ़ में नहीं मिलेगा। तभी तो आपका पेपर आउट होने से बच जाता है। तो अब एक पेपर बहुत टफ हो गया, एक पेपर बहुत आसान हो गया, बच्चे का नुकसान हो गया टफ वाले में।
तो एक पद्धति बनाई गई मॉडरेशन की जिसमें बैलेंस कर दिया जाता है। जो बहुत ख़राब नंबर रहते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको कम नहीं किया जाता है। कम नहीं किया जाता। तो मॉडरेशन एक वैज्ञानिक पद्धति है और ये पूरी तरह से बच्चों के हित में है। कहीं से उनके अंदर निराशा के भाव नहीं आएंगे, कहीं से बच्चे ये नहीं कहेंगे कि एग्जामिनर के नाते मेरे साथ अन्याय हुआ या प्रश्न पत्र के कठिन आ जाने से मेरे साथ अन्याय हुआ। तो ये पद्धति सर्वथा उचित है। और आपने जैसा कि बताया कि पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन होते थे हाँ। मेरिट पर, उत्तर प्रदेश में तमाम रिक्रूटमेंट होते थे मेरिट पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपी बोर्ड वाले कहीं उसमें टिक नहीं पाते थे, पूरी तरह से बाहर हो जाते थे। बिल्कुल। 2012 से जब ये मॉडरेशन की पद्धति शुरू हुई तो बच्चे ढेर सारी संख्या में बड़ी बड़ी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उसमें एडमिशन पाने लगे। तमाम रिक्रूटमेंट जो मेरिट पर होते थे उसमें सेलेक्ट होने लगे। तो रिक्रूटमेंट, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि वो मॉडरेशन का जो तरीका यूपी बोर्ड ने भी बाकी बोर्ड्स के अलावा एडॉप्ट किया, बट अब तो सब जगह एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, रिक्रूटमेंट में भी स्क्रीनिंग है, मेरिट के आधार पे तो अब कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, वो समस्या तो खत्म हुई, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान है कि एक पेपर कठिन आएगा, एक पेपर सरल आएगा। एक एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा, एक बहुत ख़राब देगा। तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है। इसी से जुड़ा दूसरा भी एक विषय मैं समझना चाहता था डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड के सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत रिनाउंड हुआ करते थे, रेप्यूटेड हुआ करते थे। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 साल पहले जीआईसी में एडमिशन मिलना मुश्किल होता था। जीआईसी की इतनी दुर्दिन के हालात क्यों होते चले गए? बहुत सही बात आपने कही। मैं खुद जब मेरा जीआईसी प्रयागराज में एडमिशन हुआ था तो मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में उत्सव का माहौल था। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात मानी गई थी। जीआईसी जितने रहे हैं तब तो एक जीआईसी एक जीजीआईसी जिले में होते थे। बिल्कुल। अब ढेर सारी संख्या में आपको लखनऊ मंडल के 6 जिलों में ही कुल गवर्नमेंट कॉलेज 315 हैं जी। आपके लखनऊ शहर में ही 12 जीआईसी जीजीआईसी हैं। संख्या बहुत बढ़ गई है। देखिए, अवमूल्यन जीवन के हर क्षेत्र में हुआ है, जीआईसी भी उससे अछूता नहीं रहा। ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, संचार क्रांति के दौर में ढेर सारी चीज़ों में हम पीछे रह गए। कई कारण हो सकते हैं। हम उस स्तर की प्रयोगशालाएं नहीं दे पाए जी। हम उतनी अधिक संख्या में शिक्षक नहीं दे पाए, हम उतनी तत्परता से शिक्षक नहीं दे पाए, हम उतनी तत्परता से प्रैक्टिकल के मटेरियल नहीं दे पाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बहुत सुधरी है। जो राजकीय इंटर कॉलेज का आधारभूत ढांचा है उसके विकास के लिए, जैसे आपने बेसिक शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प सुना होगा, जी, जी। उसी तर्ज पर प्रोजेक्ट अलंकार शुरू किया गया है। जी। केवल राजकीय इंटर कॉलेज में नहीं बल्कि जो अनुदानित संस्थाएं हैं वहाँ उनके लिए भी अंतर इतना है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उस पर गवर्नमेंट की फंडिंग 100% है। एडेड कॉलेज जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संस्थाएं संचालित की जाती हैं, अनुदान दिया जाता है, वहाँ पर 75% गवर्नमेंट दे रही है, 25% मैनेजमेंट बियर कर रहा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कॉलेज अब आपको पिछले 3-4 सालों में, 2021 से योजना शुरू हुई है, इतने सालों में आपको प्रयोगशालाएं साफ़ सुथरी, आपको चमचमाते हुए भवन गवर्नमेंट कॉलेज के दिख रहे हैं। और आने वाले सालों में इस पर बहुत ही क्रांतिकारी स्वरूप आपको देखने का मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के संबंध में बच्चियों के लिए टॉयलेट दिख रहे हैं, कॉमन हॉल दिख रहे हैं, मीटिंग हॉल दिख रहे हैं, ऑडिटोरियम दिख रहे हैं, और बहुत सारे शहरों में जीआईसी में स्मार्ट क्लास जी बन गए हैं। जी। तो ये जीआईसी हो सकता है नहीं बल्कि मैं आशावादी हूँ कि हम पुराना जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का, हम फिर से उसे वापस कर लेंगे। और लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों की तरफ बढ़ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, लोक सेवा आयोग से भर्तियां हो रही हैं, फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो अच्छी खासी संख्या में नहीं, ये लोग आ तो रहे हैं। मैंने पिछले सालों के कुछ रिजल्ट्स में भी देखा कि पहले
टॉपर्स की लिस्ट में कितने बच्चे होते थे, अब टॉपर्स की लिस्ट में पता चला नंबर 1 पे ही 3-4 बच्चे हो रहे हैं। जी मैं थोड़ा उस समय भी ये बात बहुत उठी थी जब रिजल्ट जारी हुआ था, या किसी भी बोर्ड का हो, कि यूपी बोर्ड से चूंकि आप हैं तो आप उसको बेहतर एनालाइज कर लेते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम पुराने टॉपिक पे आते हैं जिसमें नंबर 99, 98, जी हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है उसमें 100% मार्क्स मिलने का पहले भी एग्जाम्पल रहा करता था, जब यूपी बोर्ड 60%, 70%, 75% नंबर देता था। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, जी। भाषा में 100 नंबर, ये आपको तर्कपूर्ण लगता है? देखिए, प्रश्न पत्रों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। पहले के प्रश्न पत्र आप देखते रहे होंगे, आज के 25 साल 30 साल पहले चले जाइए तो कुल 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। जी जी। अब आज का प्रश्न पत्र उठा लीजिए तो आपको 5 प्रश्न नहीं करने हैं, 50 प्रश्न करने हैं। 50 प्रश्न, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। और डेफिनेटली जब आपसे पूछा जाएगा कि फला लेखक कौन है, रचयिता कौन है, या ये कौन सा अलंकार है, ये कौन सा छंद है, मैथमेटिकल मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तर्ज पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल भी रहे पूछे हैं, जाने लगे। मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है एक परीक्षार्थी को जज करने का? जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे उनको पूरा तोड़ के ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। देखिए, पूरी तरह से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सब्जेक्टिव भी रहते हैं। दोनों चीज़ें की गई हैं। जी। पूरी तरह से सब्जेक्टिव होना भी ठीक नहीं था, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना भी ठीक जी, नहीं जी। था, तो दोनों का मिक्स है। अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मैं 94 95 में मैं सेलेक्ट हुआ था समीक्षा अधिकारी पद पर। जी जी। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते थे, तो मुझे सामान्य ज्ञान में 96 मिले थे आउट ऑफ 100, और हिंदी विषय में 87 मिले थे आउट ऑफ 100। प्रतियोगी परीक्षा की बात मैं कर रहा जी, हूँ, जी, वहाँ जी। मार्क्स मिले 94 95 की बात कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल, तब तो मार्क्स और मिलते थे। आदर्शवादी हाँ, तरीके से कॉपी descriptive, जांची जाती जी, होगी। तो मार्क्स हमेशा मिलते रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, यूपी बोर्ड ने बहुत कुछ अपने आप को बदला है, या पूरे एजुकेशन सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने भी बहुत जी। जोर दिया है, बहुत सारी नियुक्तियां हो रही हैं, टीचर्स पे सर्विलांस बढ़ रहा है, जी लेकिन क्या जो आउटपुट हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स के रूप में, इतने 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 मेहनत मैन पावर को लगाने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, फिर भी हम आके एक पॉइंट पे इस बात की चर्चा करते हैं कि ड्रॉप आउट हो, चाहे जो बच्चे निकल रहे हैं उनका भी जजमेंट कई बार देखने में लगता है कि औसत दर्जे के। देखिए, परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारा जो बचपन का दौर था, या हमारा टीन एज का जो दौर था, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का जो दौर था, हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारे अंदर जो दायित्व बोध की भावना थी, हमारी जो भविष्य के प्रति चिंता थी, हमारे बच्चों में उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा बढ़ गई, कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये आप कह सकते हैं कि ये जो दौड़ है, जो रेस है आगे निकलने की, इसने बड़ा प्रभाव डाला है। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि अब बहुत ज़्यादा गार्जियन अपने बच्चे को इसलिए चिंतित रहते हैं कि रिजल्ट निकलने वाला है, तो परेशान रहते हैं गार्जियन ज़्यादा। उसको बिल्कुल। समझाते रहेंगे, चाहे जो हो जाए तुम निराश मत होना, तुम ये ना करना, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे, ज़्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। ये परिवर्तन का दौर है, ज़्यादा जिम्मेदारी से आ रहे हैं। आपको बहुत कम परसेंटेज मिलेंगे लापरवाह बच्चे और गैर जिम्मेदाराना, जिनके अंदर दायित्व बोध की भावना बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे आ रहे हैं इस दिशा में। ये बड़ा एक सकारात्मक चेंज है कि जिम्मेदार लोग हो रहे हैं। तो फिर मोबाइल का क्रम उनका चालू रहने दिया जाए डॉक्टर साहब? बच्चे बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। उनके साथ नहीं, इतना टाइम वो बिताते हैं, पूरी तरीके से खारिज तो नहीं कर सकते। समस्या है तो समाधान भी है। हाँ, मैं इसी सवाल के मौके का वेट कर रहा था। समस्या भी है, समाधान भी है। जिस चीज़ का
जो नॉलेज हम लेने के लिए लाइब्रेरी दर लाइब्रेरी खाक छानते रहते थे, 50 पन्ने पलटते थे, कई जानकारियाँ वो आप जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर आप गूगल करिए तुरंत बता देगा कहाँ कैसे क्या। अरे मैं तो, आप बच्चों की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी दैनिक जो ऑफिस के क्रियाकलाप हैं तमाम मामलों में हम पूछते हैं कि क्या क्या एक समस्या ये है, इसके बारे में कोई शासनादेश जारी हुआ है क्या, वो बता देता है कि हाँ यहाँ देख लीजिए। आसान हुआ है बहुत। तो ये समस्या तो है, समाधान है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। बिल्कुल ठीक। कहीं भी हम जब बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे, आप कोई भी चीज़, आप खाना ही बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको अपच हो जाएगा, नुकसान कर देगा। एडिक्शन अपने तो आप वही में मोबाइल के साथ है कि जब बिल्कुल। 24 घंटा हम हाथ में लिए हैं तो हमारे शारीरिक अंगों को प्रभावित करने के साथ साथ हमारी जो मस्तिष्क की क्षमता है उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो अति हो रही है तो प्रभावित कर रहा है, अति नहीं होगी। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम ग्रहण करें तो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यूपी बोर्ड से जुड़े एक दो सवाल आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि उस समय हम लोगों की पढ़ाई लिखाई के समय भी वो बहुत जहालत की बात हो जाती थी। मार्कशीट में कोई गड़बड़ी हो जाए, सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी हो जाए, इतनी परेशानी हो जाती थी यूपी बोर्ड में कि यदि डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवानी हो तो लगता था कि ईश्वर से मुलाकात के बराबर संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, अब पुरानी बातें नहीं रही। मार्कशीट की जो बात है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की जो बात है, जनहित गारंटी अधिनियम से उसको जोड़ दिया गया है। एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में यूपी बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह आपको उपलब्ध कराए। और अब पहले मैनुअल काम होते थे, तमाम तरीके की उसमें विसंगतियां थी। उसी एक विसंगति से हमारा पाला पड़ा था डॉक्टर साहब। हालांकि वो मेरा मामला नहीं था, लेकिन मुझसे बड़े मोहल्ले के ही भाई साहब थे, सेना में थे, वो शुरुआत में चले गए थे, उनको डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत पड़ी तो यूपी बोर्ड ने उनको कागज़ पे लिख के मार्कशीट हाथ से लिख के दे दिया। वो क्या दौर था। बड़ा अच्छा प्रसंग आपने उठाया है। मैं 5.5 वर्ष यूपी बोर्ड में एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, और एक सैनिक की बात आपने कही, और एक सैनिक महाराष्ट्र में तैनात था। वो मेरे पास आया। यूपी बोर्ड की जो डुप्लीकेट मार्कशीट मिलती है वो गवर्नमेंट प्रेस के कागज़ पर, एक बड़ा हल्का सा कागज़ हुआ करता था, वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता था, और उसी पर बोर्ड के कर्मचारी हाथ से लिख करके मार्क्स हाथ से एंट्री कर दिए जाते थे। और कंसर्निंग अथॉरिटी। नहीं, क्या ये हाथ से लिखने का चलन था? चलन था ये। मतलब तो ये किसी एक के साथ नहीं हुआ था, ऐसा मैं समझ रहा था कि उनके साथ ही एक्सीडेंट हुआ है। पूरा हाथ से ही लिख के दिया जाता था। तो वो सेना का जवान आया, उसने कहा कि हमारे अधिकारी ने ये मार्कशीट फाड़ के मेरे सामने फेंक दिया, कहा इसको मार्कशीट कहते हैं। तब तक सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर्म में और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह यूपी बोर्ड जारी करने लगा था। जी जी। तो मैंने, सेक्रेटरी मैडम थी उस समय, उनसे मैंने अनुरोध किया, मैडम जैसे हम सर्टिफिकेट देते हैं क्या मार्कशीट ओरिजिनल की तरह नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा ये तो पहले से पॉलिसी चली आ रही है, गवर्नमेंट प्रेस से जो छप के मिलती है उसी पर हम देते हैं। हमने कहा कि आपको जब सर्टिफिकेट आपने कर दिया, इसको भी किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और बड़ी दिक्कत होगी, इससे अतिरिक्त व्यवहार भी आएगा। तो हमने कहा मैडम प्रयास करने में क्या बुरा है। उन्होंने कहा आप मुझे प्रस्ताव दीजिए, मैं गवर्नमेंट को भेज देती हूँ, आप पैरवी करके थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ गवर्नमेंट को भेजा, और मैंने आ करके अपने जो हमारे प्रमुख सचिव थे उस समय के, उनसे मैंने अनुरोध किया कि सर ये बहुत ज़रूरी है और बोर्ड की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ओके हो गया वो। और इसके बाद आज डुप्लीकेट मार्कशीट भी उसी तरह से मिल रही है। तो वो समस्या अब नहीं है। जहाँ तक छोटी छोटी त्रुटियों के निस्तारण का है, वर्तमान समय में बोर्ड में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। और परीक्षा शुरू होने के पहले, रिजल्ट निकलने के बाद एक अवसर दिया जा रहा है स्कूल के अथॉरिटी को कि अगर आपके नाम में कोई भी त्रुटि है, स्पेलिंग की, स्कूल के नाम में त्रुटि है, बच्चे के गार्जियन के नाम में, मार्क्स में कोई त्रुटि है, तो आप इसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो तब जा कर के मार्कशीट फाइनली जारी होती है।
वह जारी होने के बाद भी त्रुटि है, तब भी ये मौका दिया जा रहा है, तो वो ठीक करा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहां किसी एक बोर्ड में 50 लाख के लगभग परीक्षार्थी, 56 लाख डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेटेस्ट आंकड़ा 56 लाख का है, जहां परीक्षार्थी बैठते हैं। और हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में यदि कोई गलती हो गई तो चूंकि आगे आपके आने वाली पढ़ाई या नौकरी में वही आधार होती है, और उसमें कोई भी गलती हो जाए तो वो बहुत आगे तकलीफ पहुंचाती रहती है। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब, एक बात और बताना चाहूँगा जी, कि यूपी बोर्ड ने इस तरह की सुविधा भी उपलब्ध कराई है कि 2003 से 2026 तक, आज तक, अगर आपको रोल नंबर मालूम है, ईयर मालूम है, तो आप किसी की भी मार्कशीट आप इंटरनेट पर जा करके बोर्ड की साइट पर देख सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ से उसकी एक कॉपी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत रिलीफ है। ये ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल, कि आप कोई फर्जिफिकेशन नहीं कर सकते। कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी मार्कशीट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को सुना, उन्होंने तमाम बिंदुओं पर हमसे अपनी राय साझा की। एक परिचय और बता दें डॉक्टर प्रदीप जी का, वो लेखक भी हैं, उन्होंने कई यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। उनके इस पहलू पर हम फिर किसी एपिसोड में और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट के सेशन में मुझे दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम अब चाहेंगे कि आप हमें आगे भी समय दें, जिससे आपके लेखन पे काम कर सकें। आप हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और सेशन में आपसे होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।